चलिए बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, क्या किया हम लोगों ने? आज हमारा डे 8 है ना। और लास्ट लेक्चर में आपको मैं फोर्स के बारे में बता रहा था कि फोर्स क्या है। फिर मैंने आपको न्यूटन के लॉ पढ़ाए थे। न्यूटन के 3 लॉ क्या है, मोशन के 3 लॉज क्या है न्यूटन के कई सारे लॉज हैं। विस्कोसिटी का लॉ है, न्यूटन का रेडिएशन का लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और फिर विस्कोसिटी भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है वो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो आपको मैं क्या पढ़ा रहा था? आपको मैं फोर्स पढ़ा रहा था। और फोर्स मैंने आपको कुछ बताया होगा कि फोर्स क्या है। अब पुश और पुल ऑन अ बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अगर किसी बॉडी को पुश कर दो या पुल कर दो तो आपने क्या लगा दिया? उस पर फोर्स लगा दिया। ये फोर्स नहीं है, लेकिन ये तो फोर्स का इफेक्ट है। ये फोर्स का क्या है? इफेक्ट है। ध्यान रखना हमेशा, ये फोर्स का क्या है? इफेक्ट है। फोर्स का डेफिनेशन क्या है? फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? तो फोर्स का डेफिनेशन है न्यूटन का 4th लॉ। फर्स्ट, अच्छा, न्यूटन का कौन सा? फर्स्ट लॉ। न्यूटन का 4th लॉ पढ़ा कि नहीं तुमने? नहीं पढ़ा न्यूटन का 4th लॉ? तो न्यूटन के कितने लॉ है टोटल? 3। हाँ, ठीक है ना। कौन कौन सा? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है ना, ठीक है। कौन कौन सा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कौन सा है? बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ये हुई ना बात। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो आपको क्या बताता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है कि बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाता। समझा? क्लियर है? बहुत अच्छा। इसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है? जल्दी बोलो। न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर किसी बॉडी पे अगर हमको क्या करना है, उसका मोशन बहुत तेजी से चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत धीरे से चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल है, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? To every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. क्या मतलब है? हर फोर्स के लिए क्या होता है? इक्वल और ऑपोजिट फोर्स होता है। क्या होता है? हर फोर्स के लिए इक्वल और ऑपोजिट फोर्स होता है। इस दुनिया में कोई भी फोर्स आइसोलेटेड नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। हर फोर्स का क्या होगा? एक पैर होगा। पैर मतलब पैर नहीं, पैर मतलब जोड़ी, ठीक है। तो हर फोर्स का पैर होगा तो पैर नहीं, क्या होगा? जोड़ी होगी, ठीक है। चलो, तो ये अपने को समझ में आ गया न्यूटन के 3 लॉस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ बच्चों। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। न्यूटन की फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल तो बहुत बेसिक है। क्या एग्जाम्पल है? कोई ऑब्जेक्ट क्या है? रखा हुआ है तो रखा हुआ ही रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा। लेकिन रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। तुमने फुटबॉल को किक किया, चल के रुक जाता वो। न्यूटन तो बोलता है चलते ही रहेगा, फ्रिक्शन की वजह से रुकता है। फ्रिक्शन है ना, उसकी वजह से रुकता है। फ्रिक्शन को हटा दो, एयर रेजिस्टेंस हटा दो, क्या होगा? हाँ, समझे? तो फ्रिक्शन अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? हाँ, फ्रिक्शन अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। बात समझ आई? फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। समझे? फ्रिक्शन क्या है? नेसेसरी एविल। तो नेसेसरी एविल है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्रिक्शन नहीं होता, तुम ब्रश कैसे करते? कैसे ब्रश करते तुम? ब्रश पकड़ पाते क्या? नहीं पकड़ पाते। फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी कभी रुकती नहीं। एक बार गाड़ी स्टार्ट करी, इंजन ने गाड़ी को भगाया, उसके बाद रोकने के लिए क्या चाहिए? हाँ, ब्रेक क्यों लगता है? क्योंकि फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, हाँ, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने में भी क्या होगा? तुम्हारा एक्सीडेंट तो हो सकता है। मतलब तुमको क्या करना है? तुमको बेसिकली गाड़ी को थोड़े डिस्टेंस पे लेके जाके रोकना है। तो तुम कैसे रोकोगे? रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। बात समझ आई? यहाँ से भी तुमने गाड़ी निकाली एक बार, तुम यहाँ पर कितने टर्न है ना, यहाँ से निकलने भी कितने टर्न है, कैसे तुम टर्न ले पाओगे? हाँ, बिना ब्रेक के तुम कैसे टर्न लोगे? तो पेट्रोल खत्म होना तो बहुत आगे की बात है। पहले तो एकदम इनिशियल स्टेजेस की बात कर लूँ मैं, ठीक। तो गाड़ी एक बार स्टार्ट करेगी तो वो तो चलती रहेगी। बात समझ आई? ठीक है ना। तो गाड़ी रुकने वाली नहीं है। और फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो अपने को कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे तो ये बता दें आपको मैंने, नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? जैसे अगर फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से हमारे टायर का वेयर एंड टेयर होता है। वेयर एंड टेयर मतलब क्या? टायर घिसता है। टायर घिसता है तो हर कुछ टाइम पे अपने को टायर चेंज कराना पड़ता है। चप्पल घिसती है तब भी चप्पल चेंज करनी पड़ती है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, कहीं कहीं पे अपने को नुकसान भी देता है।
बात समझ आई, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या कहा, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, एक नेसेसरी एविल है, ठीक है। चलो भाई, फ्रिक्शन के बारे में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, और अगर आपको नीट में एनएलएम के कोई क्वेश्चन से आपको फंसाएगा वो, तो फ्रिक्शन में फंसाएगा आपको, समझे, कहाँ फंसाएगा, फ्रिक्शन में, ठीक, क्लियर। अभी मैं समझाऊंगा कैसे क्या है। एनएलएम मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनएलएम कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था आपसे कि फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल तो क्लियर है, सेकेंड लॉ के एग्जाम्पल्स क्या है, सेकेंड लॉ के एग्जाम्पल्स, उस दिन तो मैंने हायाबूसा का जॉन इब्राहिम वो एग्जाम्पल दिया था, और लंबोर्गिनी का एग्जाम्पल दिया था, और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तुमने विकेट कीपिंग करते हुए देखा होगा क्रिकेट में, क्रिकेट तो अब सब देखते हैं, इंडिया में लड़का लड़की सब क्रिकेट देखते हैं, सबको थोड़ी बहुत तो समझ होती है, ठीक है। चलो, तो मेरे को भी एक टाइम पे क्या बनने का था, क्रिकेटर, ठीक है, अपने गली का सबसे अच्छा प्लेयर, अब क्या बनने का मेरे को, क्रिकेटर, है ना। बचपन में होता है, कभी सोचता अरे एक्टर बनता है यार, एक्टर बनने का है, कभी क्रिकेटर बनने का है, ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो अगर आपने धोनी को देखा होगा या किसी भी विकेट कीपर को देखा होगा, तो वो कभी भी जो बॉल आता है ना, उसको ऐसे ऐसे नहीं पकड़ता, ऐसे और ऐसे पकड़ लिया, ऐसे नहीं पकड़ता वो ऐसे ऐसे पीछे लेकर के जाता है, ऐसे लेके जाता है, हाँ, उससे लगता नहीं, क्यों नहीं लगता वो बताओ, कम हो जाता है इसीलिए, फ्रिक्शन, फोर्स कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है, कैसे, फोर्स कैसे कम हो जाता है, ये तो तुमने सुन लिया होगा, कहीं पढ़ लिया होगा कि फोर्स कम हो जाता है तो लगता कम है, क्यों, बताता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों हम लोग ने, हाँ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी विकेट कीपर होता है वो क्या करता है, वो विकेट कीपर क्या करता है, पहले बॉल को अपनी रेंज में ले लेता है कि हाँ बॉल इसी रेंज में आने वाली है, उन लोगों को पाथ समझ में आता है, इतना क्रिकेट खेल के समझ में आता है इसी पाथ से जा रहा है। तो बेसिकली क्या करता है, वो फौरन नहीं पकड़ता बॉल को, वो ऐसे हाथ को पीछे लेके जाता है ताकि टाइम डिले हो, टाइम बढ़े, टाइम जब बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, यही रिलेशन से होता है वो, बात समझ आ रही है। जब टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, टाइम बढ़ाऊंगा मैं तो क्या होगा, फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो हाथ पे जोर से नहीं लगेगा। अब समझे, ये फंडा है इसके पीछे, समझ आई बात, क्लियर हो गया। तो सिंपल है, टाइम बढ़ाओ फोर्स कम हो जाएगा, समझे। तो वही फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे इसको, ठीक है। चलो, ये भी अपने को समझ आता है। फिर उसके बाद मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे बनता है वो बताओ मुझे, मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे बनता है, बताया था मैंने ये, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको क्या लिखेंगे, पी फाइनल माइनस क्या लिखेंगे, पी इनिशियल, और ये क्या होगा, डेल्टा टी। ऐसे कर देते हैं, डेल्टा टी मतलब क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, और इसको क्या लिखूंगा मैं, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मास को कॉमन ले लिया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टी लिख दो। v माइनस यू क्या होता है, अच्छा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा ना, ऐसा है। तो इसको यहाँ पे लिखो, v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, ए टी, इसको t को नीचे भेज दो तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये t मतलब t इनिशियल को तुम जीरो ले लो, t इनिशियल को क्या कर दो, जीरो, इनिशियल टाइम जीरो, जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करी तुमने, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ नीचे क्या बचेगा, टाइम। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, तो ये m इंटू ए, ऐसे आया वो फॉर्मूला, अब समझा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला फोर्स का क्या आया, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, ये एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेशल केस है। कब, जब मोशन के दौरान बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है, तब वो फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे आप, वरना ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक। चलो भाई, तो कैसे आया वो भी आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद हमने न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ा। क्या बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है, इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। चलो भाई, एक्शन रिएक्शन मतलब फोर्स, एक्शन रिएक्शन मतलब फोर्स। एग्जांपल दिया था मैंने, है ना, लो रिएक्शन, याद है, तो क्या करो, लो रिएक्शन, ठीक है। चलो, ये एग्जांपल तो है ही है, साथ ही साथ और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, और एग्जांपल्स क्रैप कर दो, ये तो है, ये तो मैंने दिया था एग्जांपल, और बोलो। और एक एग्जांपल शायद दिया था मैंने कि जब आप चलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ज़मीन को पीछे पुश करते हैं, तो एक्शन, तो ज़मीन आपको क्या देती है, रिएक्शन। आप जब स्विम करते हैं तो स्विमिंग के टाइम पे क्या होता है, आप पानी को पीछे भेजते हैं तो एक्शन, तो पानी क्या देता है, रिएक्शन। अब समझे, ये भी एक एग्जांपल है, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल है।
बात समझ आई, ठीक है ना। जब कोई वो होता है फायर ब्रिगेड, सीढ़ी बम्बा, क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ी बम्बा, तो हमारा जो होता है फायर ब्रिगेड, तो जो फायर ब्रिगेड आकर के पानी मारता है, वो होस पाइप से जब पानी मारता है, तुमने कभी देखा है, कभी बच्चा नहीं पकड़ा होता होस पाइप, तगड़ा आदमी पकड़ा होता होस पाइप, क्यों? फोर्स में आता है पानी। हाँ, तो उससे क्या होगा, हाँ, उससे पानी आगे निकलेगा तो वो एक्शन करेगा, तो उस पर क्या होगा, रिएक्शन, तो वो पाइप जो है पीछे की तरफ जाएगा, तो उसको बहुत टाइटली होल्ड करना पड़ता है। और समझ आई, क्लियर हो गया। तो ये भी क्या है, एक्शन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, समझे, ठीक है ना। इसके बाद और एग्जाम्पल, जैसे किसी गन से कोई बुलेट को फायर कर दो, कि गन से अगर बुलेट फायर होती है तो क्या होता है, बुलेट जब आगे जाती है तो गन ऐसे रिकॉइल करती है, क्या करती है, पीछे की तरफ, क्या, एक्शन का रिएक्शन, ये है, बात समझ आई। किसी बलून को फुगा करके छोड़ दो, वो आगे कैसे जाता है, कैसे होता है, उसमें से हवा जब बाहर निकलेगी तो वो हवा की बाहर की हवा पे एक्शन करेगी, तो बाहर की हवा उस पर क्या करेगी, रिएक्शन, ऐसे वो आगे बढ़ता है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, समझ आई बात, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब जो है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, हमारा प्रेशर के बारे में। आइए प्रेशर का पार्ट पढ़ते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, वो 11th में पढ़ लेना। अब पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर का फॉर्मूला जब तो करो, नहीं, फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर कहते हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो बेसिकली फोर्स ही नहीं, सिर्फ फोर्स नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स। कैसा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। जब लिखने बोलूँगा तब लिखना, अभी सुनो। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है सिर्फ फोर्स नहीं, क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, इसको बोलते हैं। तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। जैसे अगर मेरे पास कोई सरफेस है बच्चों, उस सरफेस पे ऐसा कोई फोर्स लग रहा है ना, और इसका एरिया ए है, तो क्या लिखूंगा मैं, ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है इसको, तो मैं लिखूंगा एफ अपॉन ए। लेकिन अगर कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, ऐसा टेढ़ा लग रहा है, मतलब क्या, इस सरफेस पे पहले तो मैंने ये वाला फोर्स लगाया, ये, अब समझे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये वाला फोर्स लगा रहा हूँ, टेढ़ा। बात समझ आ रही, कैसा फोर्स लगा रहा हूँ, टेढ़ा। तो टेढ़ा फोर्स लगाऊंगा तब भी क्या करना है, ये वाला फोर्स नहीं लेना है, इसके कंपोनेंट्स बनाने होते हैं, वो कंपोनेंट्स आप सीखोगे भी, ठीक है। तो एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, तो याद रखना इसका भी, इसका प्रेशर तो सीधा क्या आएगा, इसका प्रेशर आएगा एफ अपॉन ए, और इसका प्रेशर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ए, एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। अब समझे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है इसका। तो ये होता है प्रेशर। ठीक, एक और चीज़ भी आएगी जिसको बोलेंगे स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मतलब ये वाला स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस मतलब कौन सा, जो आप लोग इलास्टिसिटी में पढ़ोगे, वो दूसरा स्ट्रेस है, उसका भी फॉर्मूला यही होगा, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आता है कि फोर्स ये होता है। इस परपेंडिकुलर फोर्स का बच्चों एक स्पेशल नाम है, पता है किसी को, परपेंडिकुलर फोर्स का एक स्पेशल नाम है, नहीं पढ़ाते हैं, 9th में शायद होगा आप लोग को, थ्रस्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। इसका यूनिट कैसे डिसाइड करोगे बताओ, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही उसका यूनिट होता है, इसको पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पास्कल। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक, क्लियर हो गया। पास्कल्स लॉ पढ़ोगे आप, 12th में है आपको ये, ठीक है। तो थ्रस्ट जो है उसका बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आवाज़ नहीं करो, कौन कर रहा है वो, ठीक। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा लेना है अपने को, परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर फोर्स का नाम क्या है, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको क्या कहते हैं, पास्कल। और अगर टेढ़ा फोर्स लगाया तब भी कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर। चलो भाई, ये समझ आता है, आप कॉपी कर लो उसको। कई सारी चीज़ें हम लोग को प्रेशर के इफ़ेक्ट की वजह से बनाना पड़ता है। कैसे, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कभी तुम इस पे गए हो, चौपाटी, थाना चौपाटी नहीं, ये वहाँ तो बीच ही नहीं है भाई, ठीक है। तो गिरगांव चौपाटी गए हो कभी, तो गिरगांव चौपाटी अगर तुम जाओगे तो मुंब्रा का भी चौपाटी नहीं, ठीक है, वहाँ पर भी कोई रेत वेत नहीं है, ठीक है। वो चौपाटी जहाँ पर रेत है, ठीक है, हाँ, तो जहाँ पर समंदर है, जहाँ पर रेत है, तो वो चौपाटी पे अगर तुम कभी जाओगे तो उस चौपाटी में क्या होगा, जो लड़कियां सैंडल पहनती हैं,
तो वो कभी भी सैंडल पहन के उसके अंदर नहीं चलेंगी। क्यों? सैंडल मतलब वो पेंसिल हील वाली सैंडल, समझे, जो एकदम पतली है, उसका क्या होता है, ऐसा बेस होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हील बोलते हैं, हील। तो वो पतली हील वाला सैंडल, तो कभी भी वो सैंडल पहन करके रेत में नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो उसमें जाएंगे वो जो हील होती है उसमें घुस जाएगी। क्या रीज़न है? रीज़न बताता हूँ मैं। रीज़न ये है प्रेशर। प्रेशर कैसा मतलब क्या? अगर कोई सैंडल पहनता है, ठीक है ना, अगर कोई सैंडल पहनता है और हील बहुत पतली है, तो वो पतली हील जो होती है उसका एरिया तो बहुत छोटा है ना, और वो जो भी पर्सन है उसकी पूरी बॉडी का वेट कहाँ पर आता है? उस हील पे। तो इसका मतलब प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो सीधा अंदर घुस जाती है। इस वजह से वो सैंडल हाथ में लेकर के चलते हैं। समझ आया? ठीक है ना। बर्फ़ में भी नहीं चल सकते, सिर्फ रेत का एग्जाम्पल क्यों लें? बर्फ़ में चलने के जूते देखें, बड़ा बड़ा बेस होता है उसका, समझे क्या बोल रहा हूँ? ऐसा बड़ा बड़ा बेस होता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा? एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, आपका पैर उसमें डसेगा नहीं। अब समझे? इसका एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये छुरी में धार खत्म हो गई है। धार खत्म होने का क्या मतलब होता है? हाँ, जो उसका कट करने वाला पार्ट होता है वो मोटा हो जाता है। उसको ग्राइंडिंग स्टोर पे घस करके क्या करते हैं? पतला कर लेते हैं। पतला करने से क्या होगा? एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, वो कट जाएगा। अब समझा? ये फंडा है, लॉजिक है ना। प्रेशर का एप्लीकेशन। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं प्रेशर के? और एग्जांपल्स, हाँ, वो तो थोड़ा सा मतलब बड़े साइज का होता है, वही वाला एग्जांपल है। ठीक है, कुछ नया सोच लिए, वेरी गुड। कैंची का एग्जांपल भी वही है, कुछ नया सोचो इससे हटके, मतलब सिमिलर एग्जांपल है ना, कुछ यूनिक सोचो। कभी भी तुम देखोगे जो पर्सन ओवरवेट होता है, जैसे मैं अभी ओवरवेट हूँ, मैं क्या हूँ? ओवरवेट हूँ। ओवरवेट इसलिए हूँ, वो एक होता है, इसको कहते हैं BMI। क्या बोलते हैं उसको? BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ये है क्या सिलेबस में? नहीं। तो ओवरवेट में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं, और मैं खाना पीना भी मेरा एकदम मतलब फूडी हूँ मैं, एकदम फूडी। मतलब मुमरा का ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ मैंने खाना नहीं खाया हूँ या मंगा के खाना नहीं खाया हूँ, ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ठीक, तो एक तो मैं एकदम फूडी हूँ, दूसरा मेरे पास जिम जाने को बिल्कुल टाइम नहीं है। आज ही तुमको शेड्यूल बताया मैंने, दिन में 12 घंटे तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब थक के मैं जिम जा नहीं सकता, है ना। चलो भाई, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फिटनेस की मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल मोटा होकर बैठ जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली। ठीक, तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो भी ओवरवेट आदमी होता है वो हमेशा बैठने की कोशिश करता है। ओवरवेट मतलब ये है, मेरा BMI के हिसाब से आप समझो 5 से 8 किलो ज़्यादा है। BMI के हिसाब से जो वेट होना चाहिए उससे 5 से 8 किलो मेरा वेट ज़्यादा है, ऐसा। इस वजह से मैं ओवरवेट हूँ। ओवरवेट बोलेंगे इसको, ओबेस नहीं बोलेंगे मुझे, मोटापा नहीं आ गया मुझे, लेकिन ओवरवेट हूँ मैं, वेट ज़्यादा है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पर्सन ओवरवेट होता है वो हमेशा लेटने की बात करता रहता है, उसको बार बार लेटना होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। प्रेशर की वजह से उसका पूरा वेट कहाँ लाए करेगा? उसके, हाँ, अब समझे, उससे उसका पैर दुखेगा। जितने भी ओवरवेट लोग होते हैं उनके पैर दुखना शुरू हो जाते हैं। मैं भी दिन में 12 घंटा खड़े रहता हूँ, मेरे पैर में भी थोड़ा थोड़ा दुखता है। क्यों? ओवरवेटनेस की वजह से। टाइम नहीं है ना, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, 12 घंटे काम करूँगा कहाँ जिम जा पाऊँगा, डाइट पे कंट्रोल नहीं होगा, ओवरवेटनेस होगी तो पैर दुखते हैं कभी कभी। कल ही मेरा लेफ्ट लेग बहुत दिनों के बाद बहुत दुख रहा था, कल लेफ्ट लेग। क्यों? क्योंकि मेरे पूरे बॉडी का वेट कहाँ आ रहा है? सिर्फ मेरे पैरों पे आ रहा है पैरों पे। इस वजह से आप कितना भी कोई भी अच्छा जूता पहन लो, स्केचर्स का पहन लो, एडिडास का पहन लो, नाइकी का पहन लो, आपका अगर वेट ज़्यादा है तो पैर दुखेगा। समझे? चलने में थोड़ी हेल्प हो सकती है। ये भी मैंने स्केचर्स का जूता पहना है, कोई फ़र्क नहीं है, होता है पैर दुखता है। बात समझ आई? ठीक, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर भी क्या है, प्रेशर का एप्लीकेशन है। तो जो भी ओवरवेट आदमी होता है वो बार बार लेटने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जब वो लेटेगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। इस वजह से वो लेटने की कोशिश करता है। और जब खड़ा रहेगा तो प्रेशर एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। ये भी उसका एप्लीकेशन है। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो भाई, और एप्लीकेशन और कुछ सोच सकते हो? बैक का एप्लीकेशन। बैक के स्ट्रैप्स कैसे होते हैं? अगर वो उतने बड़े स्ट्रैप के जगह एक नायलॉन की पतली रस्सी लगा दो तो दुखेगा। क्यों दुखेगा? एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा। बात समझ आई? ठीक है ना। तो बैक एक एप्लीकेशन है उसका। और क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं?
बोलो और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? वैसे ऑलमोस्ट सब बता दिया मैंने आप लोग को, ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है ना। चलो, ट्रैक्टर जो होता है उसके टायर कभी भी पतले नहीं होते, ट्रैक्टर के टायर मोटे मोटे होते हैं क्योंकि उसको वैसी जगहों पे चलना पड़ता है। चलो, ये अपने को समझ में आ गया। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए मैंने, प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में भी प्रेशर होता है। फ्लूइड्स मतलब क्या? लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तो आपके लिए तो अभी वही है, लिक्विड और गैस, उसमें भी प्रेशर होता है। कभी तुमने ये किया ही होगा, सब करते हैं। क्या होता है, आप अगर क्या करोगे ना, आप बाथरूम में जाओ, बाल्टी भरी हुई पानी की, उसमें जाके मग्गा डुबाओ, ठीक है, मग्गा, ये सब करते ट्राई। वो मग्गा डूबता नहीं जब तक उसके अंदर पानी नहीं भर जाए, है ना। तो मग्गा डुबाने की कोशिश करते तुम, ठीक है। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही तुम क्या करते हो, उसके अंदर वो मग डुबाने की कोशिश करते हो, तो आप ये फील करोगे कि ये नहीं डूब रहा है। हाँ, ये नहीं डूब रहा है। क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि जैसे आप उसको डुबाने की कोशिश करते हो तो फ्लूइड एक ऊपर से क्या लगाता है? बॉइंट फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? बॉइंट फोर्स लगाता है। बात समझ आई? क्या लगाता है वो? बॉइंट फोर्स। तो फ्लूइड अपने आप में क्या करता है? एक बॉइंट फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ उसको ढकेलने की कोशिश करता है। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉइंट फोर्स। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? बॉयंसी। इसको क्या बोलते हैं? बॉयंसी। और ये होता है बॉइंट फोर्स, ठीक है ना। रीज़न क्या है वो सब आगे आप सीखोगे 12th स्टैंडर्ड में। बस ये मुझे आपके दिमाग में डालना था कि इसको क्या बोलते हैं? बॉयंसी। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुना होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? बोलो भाई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अच्छा वो स्टोरी सुनी होगी, द थर्स्टी क्रो, सुना है? थर्स्टी क्रो क्या है वो? क्या होता है उसमें? क्या होता है? वो देखता है कि मटके में पानी है, तो वो पानी बहुत कम है, तो क्या करता है? हाँ, सब बकवास है, सब झूठ है। कौन सा कौवा किसने देखा है ना? सब झूठ है। वो आपको सिखाना चाहते हैं बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। क्या करता है वो आकर के वो मटके में पत्थर डालना शुरू करता है। पत्थर डालता है तो धीरे धीरे करके क्या होता है? पानी ऊपर आता है, ऊपर आता है, ऊपर आता है, और इतना ऊपर आ जाता है कि वो अपनी चोंच डाल के पानी पी ले। यही है। क्या हो रहा है? कौन सा फिनोमेना है वो? पानी क्यों ऊपर आ गया? बोलो। हाँ, लगभग वही लॉजिक है उसके पीछे। लेकिन मैं कुछ और आगे की बात बताने वाला हूँ अभी, समझो। होता क्या है, वाटर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा वाटर का। जैसे ये हमारा अगर कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारा पानी यहाँ तक का है। अब जैसे ही इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, जैसे ही मैं इसके अंदर एक पत्थर डालूंगा, तो पत्थर डालने से क्या होगा? जो वाटर का वॉल्यूम था, जो वाटर की जगह थी, वो किसने ले लिया करके? पत्थर ने। तो अब पानी को ऊपर जाना पड़ेगा। जगह तो क्रिएट नहीं हो सकती ना, स्पेस कान बी क्रिएटेड। बात समझ, जितना स्पेस है वो है, क्रिएट नहीं कर सकते तुम। तो ये जैसे इसके अंदर आया तो ये क्या होगा? ये इस तरीके से क्या होगा? ये इसकी जगह ले लेगा वाटर की, इतने हिस्से पे जो वाटर था, और जो वाटर यहाँ पर था उसको ऊपर जाना पड़ेगा। इस वजह से लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा? रेस हो जाएगा। आपने दूसरा पत्थर डाला, अब क्या होगा? हाँ, इस जगह पे जो पानी था उसकी जगह दूसरे पत्थर ने ले ली। अब पानी को और ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये और ऊपर जाएगा। ऐसे ऐसे वो ऊपर चला गया। मैं आपको ये तो समझा रही वाला था ये, लेकिन मैं आपको इसके आगे की और बात बताने वाला हूँ। आगे की और बात क्या है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को इसके अंदर डुबा देते हो, तो इस पर क्या लगने लगता है? एक बॉयंट फोर्स लगने लगता है। क्या लगने लगता है? बॉयंट फोर्स, जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है। वो बॉयंट फोर्स होता कितना है, अब मैं आपको वो समझाऊंगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी भी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को तुम डुबाओ, जैसे किसी लिक्विड में ऑब्जेक्ट को डुबाओ, तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है? बॉयंट फोर्स लगता है। क्या लगता है? बॉयंट फोर्स लगता है। तो जो बॉयंट फोर्स लगता है वो कितना लगता है? वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस पे भी क्या लग रहा होगा? बॉयंट फोर्स। ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा फ्लूइड, तो कितना फोर्स लग रहा है? कितना बॉयंट फोर्स है? तो बॉयंट फोर्स के बारे में आपको मैं समझाता हूँ ये कितना होता है बॉयंट फोर्स। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी के बारे में बात करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। होता क्या है कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने लिक्विड को भर दिया, और आपने इसको लिक्विड को भरा है, और यहाँ पर आपने एक छोटा सा होल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक प्लेट ले ली और इसको रख दिया प्लेट को किसी वेइंग मशीन पे। इस पर रख दिया कोई वेइंग मशीन, ये आपको वेट निकाल के देता है। वेट, हाँ, मास नहीं,
वेट निकाल के देता है, ठीक है। चलो अभी अब क्या, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, किसी चीज़ को डुबाता हूँ। जैसे मैं डुबा देता हूँ अपने फ़ोन को डुबाता हूँ, ठीक है ना। जब फ़ोन को डुबाऊंगा तो क्या होगा, फ़ोन को डुबाऊंगा तो ये क्या होगा, देखो फ़ोन उस वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह लेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। उनको तो कहीं जाना पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जितना ये इसका वॉल्यूम अंदर की तरफ होगा, जितना फ़ोन का वॉल्यूम अंदर होगा, उतना वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जितना बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो पानी यहाँ गिर जाएगा। पानी यहाँ गिर गया, बात समझ आई। जैसे इसको डुबाया, ये ऊपर की तरफ आया, यहाँ तो होल करके रखा है मैंने, ये पानी बाहर गिर गया। जितना पानी ऊपर डिस्प्लेस हुआ वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। वो जितना भी पानी यहाँ पर नीचे आया उसका मैंने वेट निकाल लिया, वेट निकाल लिया मैंने। वेट इज़ अ फोर्स, उसका मैंने वेट निकाल लिया। उसका वेट आया फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन। कितना आया, 10 न्यूटन। तो ये जो मेरा मोबाइल है ना यहाँ पर, इस पर भी कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन। अब समझे, मतलब क्या, आप किसी चीज़ को लिक्विड में डुबाते हो, लिक्विड में डुबाया तो जितना लिक्विड का वॉल्यूम ऊपर की तरफ गया, जितना लिक्विड का वॉल्यूम एक्स्ट्रा बढ़ गया, वो वॉल्यूम का जितना वेट होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा। अब समझे, जैसे मैंने मोबाइल को डुबाया तो लिक्विड का वॉल्यूम कुछ यहाँ पर हिस्सा बढ़ गया, जो बढ़ गया मैंने उसको बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। इसका जो भी वेट होगा, जो भी वेट होगा, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन इसका वेट है, तो ये इस पे भी क्या लगेगा, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। ये बताया था आर्किमिडीज ने आपको कि उस पर बॉइंट फोर्स लगेगा कितना, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, वो डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होगा उतना ही उस पर फोर्स लगेगा। अगर मैं क्या करता हूँ, मोबाइल की जगह मैं डालता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी चीज़ डालता हूँ, जैसे हुमा का बैग डाल देता हूँ उसके अंदर, तो हुमा का बैग डालूंगा तो क्या होगा, और जाकर के क्या होगा, वाटर लेवल राइज होगा। और वाटर लेवल राइज होगा तो क्या होगा, जितना पानी यहाँ पर गिरेगा, जितना पानी यहाँ पर गिरेगा उसका वेट चेक कर लो, उसका जो भी वेट होगा वो बैग पे फोर्स लगेगा। अब समझ आया, ठीक है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, हेडिंग लगाओ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज wholly or partially immersed in a liquid, when an object is wholly or partially immersed in a liquid, when an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force. It experiences a buoyant तो buoyant force, it experiences a buoyant force, ब्रैकेट में लिखो और अपथ्रस्ट, ब्रैकेट में क्या लिखो, और अपथ्रस्ट। इट एक्सपीरियंसेस अ buoyant force और अपथ्रस्ट which is equal to the weight of the liquid displaced by the object, which is equal to the weight of liquid, which is equal to the weight of liquid displaced by the object, which is equal to the weight of liquid displaced by the object। ठीक है, चलो तो अब रीड करो स्टेटमेंट, क्या बोलता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अ buoyant force, ठीक है ना, और अपथ्रस्ट व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वाटर ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका जो भी वेट होगा उतना buoyant force लगने वाला है उसमें, समझा, ठीक है। चलो तो buoyant force के बारे में बता दिया। buoyant force का और एक नाम बताया आपको मैंने, क्या, अपथ्रस्ट, और एक नाम क्या उसका, अपथ्रस्ट, ठीक है। चलो ये भी हो गया। तो इसका मतलब ऐसा है कि हम पे भी तो buoyant force लग रहा होगा, कैसे, अभी भी समंदर में हो ना तुम, एयर के समंदर में। तो तुम अगर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास एयर को डिस्प्लेस कर दिया मैंने, तो जितनी एयर को मैंने डिस्प्लेस किया उतना मेरे पे फ्लूइड क्या लगा रहा होगा, buoyant force, लेकिन वो बहुत कम है, इस वजह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, समझे, ऐसा है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद जो है ये क्लियर है अपने को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको समझाया मैंने। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में भी आगे 11th में है वो, तो 11th में कर लोगे उसको। डेंसिटी बता चुका हूँ, रिलेटिव डेंसिटी बता चुका हूँ,
ठीक है, चलो भाई यहाँ तक तो अपने को सारी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद वर्क वगैरह का पार्ट अपने को थोड़ा सा देखना है कि वर्क का पार्ट क्या है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया? क्या क्या चीज़ें पढ़ाई है तुम लोगों को मैंने, बोलो अब तक शुरू से क्या क्या पढ़ाया है? मोशन क्या है, मोशन के टाइप्स बताए थे? नहीं, मोशन के टाइप्स नहीं बताए थे। डिस्टेंस बताया था, डिस्प्लेसमेंट बताया था, स्पीड बताया, वेलोसिटी बताया, एक्सेलरेशन बताया, है ना? और क्या बताया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताया, काइनेमेटिकल इक्वेशंस बताया, इतनी सारी चीज़ें बताई, ठीक है। उसके बाद और क्या बताया? फिर उसके बाद केमिस्ट्री में क्या क्या बताया, मैटर क्या होता है, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। जिसके अंदर क्या बताया था? स्टेट कैसे चेंज करेंगे, ये सब बताया था। इवेपोरेशन के बारे में बताया था, और भी लैटेंट हीट के बारे में बताया था, और इवेपोरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को, ठीक है। फिर फोर्स में क्या बताया, न्यूटन के लॉस क्या हैं, और उसके बाद हमने मोमेंटम के बारे में सीखा, प्रेशर के बारे में सीखा, इनर्शिया के बारे में सीखा, न्यूटन के फर्स्ट सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, आसान भाषा में उसका स्टेटमेंट क्या है। आसान भाषा में न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में बताता हूँ कि वर्क क्या है। आइए इसको समझते हैं। वर्क क्या चीज़ है? वर्क क्या चीज़ है, बोलो भाई। ये एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है, एंट्रेंस में अलग से पढ़ना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में गायब है। हाँ, वर्क फॉर एनर्जी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं। फिर इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है वो फोर्स, और सबसे ज़्यादा इम्प्रॉपरली डिज़ाइन चैप्टर आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वही चैप्टर है। बहुत ढंग से पढ़ाना चाहिए वो चैप्टर, पता नहीं क्या खिचड़ी पका के रखे हैं वो लोग, ठीक है। चलो भैया आ जाओ। तो मैं तो चाहता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए मैं एक किताब लिखूँ, नोट्स टाइप, इसमें बच्चों को सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में, आसान तरीके से समझाई जाए, सॉर्टेड वे में। समझे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सही में लिखना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं लिखता है इसको। ऐसा है। ये भी कर सकते हैं कि जो मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ वही बच्चों की नोट्स उसको बनवा लो, और उसी को फिर उसी तरीके से अलग ढंग से उसको प्रिंट करवा लो, ये भी कर सकते हैं। मैं जब तुमको पढ़ाऊँगा तो तुम वो सब फ्री में तो जाने दो, तुम कहीं पे करोगे ना तब भी तुमको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं इतना कुछ पढ़ा दूंगा तुमको, फ्री तो तुम छोड़ दो, पेड में भी नहीं मिलेगा। हमसे ज़्यादा फीस पे करोगे, कम फीस पे करोगे, कहीं पे भी पे करोगे, जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा वो फ्री में भी, फ्री तो जाने दो, पेड में भी नहीं मिलेगा आपको। वो समझेगा मैं क्या पढ़ाऊँगा जब मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक। चलो तो अभी मैं कहाँ पर हूँ? अभी मैं यहाँ पर वर्क आपको पढ़ा रहा हूँ कि वर्क क्या है। तो वर्क क्या है, क्या समझता है आपको वर्क के बारे में? वर्क मतलब काम, यही समझता है आपको, ठीक है। वर्क मतलब काम होता है। जैसे आपने बैठ करके असाइनमेंट कर लिया, तो आपने वर्क किया कि नहीं किया? नहीं किया। वर्क नहीं किया आपने? वर्क तो किया ना आपने, अपना दिमाग यूज़ किया, आप थक गए है ना, सर दुखता है, नींद आती, कर देना, ठीक है। जहाँ बुक लेके बैठो 5 मिनट में नींद आती ना, जहाँ बुक लेके बैठो नींद आती नींद। हाँ, तो वर्क तो कर रहे हो तुम, दिमाग को थका रहे हो। नहीं किया वर्क, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी मतलब डे टू डे लाइफ का जो हमारा वर्क होता है और जो फिज़िक्स का वर्क होता है, इसमें फ़र्क है। फिज़िक्स का वर्क तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो वर्क है डेली लाइफ का वर्क, वो है जैसे आपने बैठ करके काम कर लिया तो आपने वर्क कर लिया। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो है वो, मैं आपको समझाता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो वर्क बेसिकली फ़िज़िक्स में कैसे डिफाइंड है? फिज़िक्स में वर्क तब बोला जाता है जब फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बहुत मैं बिल्कुल लेमेंस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। एक्चुअल वर्क का फॉर्मूला तो बहुत अलग अलग केसेस में अलग है। अगर वर्क कांस्टेंट फोर्स से हो रहा है तो फॉर्मूला है F बार डॉट S बार, और अगर वेरिएबल फोर्स से हो रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ F बार डॉट DR बार। तो अभी वो सब नहीं पता तुमको, अभी तुमको सिर्फ इतना पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क है। यही होता है वर्क, मतलब फोर्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट करो तो वर्क होगा, वरना वर्क नहीं होगा। जैसे मैं पूरे दिन भर क्या करूँ, फोर्स लगा करके डिस्प्लेस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने वर्क किया कि नहीं किया? मैं फिजिक्स का वर्क नहीं किया मैंने। नॉर्मल लाइफ का वर्क तो हुआ, थक जाऊंगा ना भाई मैं। तो जब मैं वर्क कर ही नहीं रहा हूँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो मैं थक कैसे जा रहा हूँ? हाँ, लेकिन मैंने तो काम किया ना, मैंने तो फोर्स लगाया, तो मैं तो थक गया, लेकिन फिजिक्स में तो वर्क हुआ ही नहीं।
मैंने अपनी एनर्जी यूज़ कर ली, लेकिन वर्क तो वही, एनर्जी यूज़ करूँगा तो वर्क होना चाहिए। इसलिए हम थक जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं ना। हार्ट चलना बंद हो गया क्या? नहीं ना, तो वो तो चल ही रहा है। किडनी चल रही, हार्ट चल रहा है, सब तो चल रहा है, तो बाकी तो फंक्शंस कर रहा है, तो उसको तो एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से हमारा जो है वर्क, हम थक जाते हैं। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमने कोई भी वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने फोर्स तो लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। बात समझ आई? क्लियर हो गया? चलो, तो वर्क तभी होगा जब फोर्स लगेगा और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि फोर्स भी लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तब भी वर्क नहीं होगा। हाँ, 90 वाले केस में जब एंगल 90 होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल अगर 90 होगा तो फोर्स भी लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वर्क नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा ही है, ग्रेविटेशन में थोड़ा सा सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा आपने, उसके बगैर नहीं समझ सकते उसको, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कहाँ होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। डिस्प्लेसमेंट उसका अलोंग द टेंजेंट होता है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है? अलोंग द टेंजेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से वर्क डन कितना होगा? कोई वर्क नहीं होता इसमें। सेंट्रीपिटल फोर्स डज नो वर्क ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो पहले तो वर्क को समझना पड़ेगा कि फिजिक्स का वर्क क्या है और डे टू डे लाइफ का वर्क क्या है। डे टू डे लाइफ का वर्क वही है जो हमारे मम्मी काम करते हैं या हम काम करते हैं, ये सब क्या है? वर्क है। फिजिक्स का वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी 90 के एंगल पे नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अभी आपको बस ये याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। किधर से आ गया कॉस थीटा? वो आप 11th में ही सीखोगे, अभी आपको नहीं समझेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 है तो कॉस 90 क्या होता है? 0। तो इस वजह से आंसर 0 आएगा। एंगल भी पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक। चलो, तो ये हो गया वर्क। वर्क का यूनिट क्या है, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, वर्क का यूनिट क्या है बच्चों? जूल है। तो वर्क का यूनिट क्या है? वर्क का यूनिट है जूल। तो वर्क का यूनिट जूल है। अब क्या, अब समझो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एनर्जी। क्या बताना चाहता हूँ? एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, बुक इज डेफिनेशन, है ना। तो बुक में यही लिखा होता है। क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क क्या होता है? आपकी एनर्जी होती है, उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। मेरे टीचर जो थे डॉक्टर एम.एन. आए थे, कल बताया था मैंने उनके बारे में लास्ट लेक्चर में। तो उन्होंने मुझसे एक बार क्लास में पूछा कि वर्क का यूनिट क्या है? तो मैंने कहा सर जूल। फिर बोलते हैं एनर्जी का यूनिट क्या है? तो बोला सर जूल। तो सर ने बोले कि जब दो अलग अलग, फिजिक्स है ना, बहुत दिमाग वाले होते हैं फिजिसिस्ट, वो अगर दो अलग अलग क्वांटिटी है तो दोनों का यूनिट अलग अलग बनाएंगे वो। लेकिन वर्क एक अलग क्वांटिटी है, एनर्जी एक अलग क्वांटिटी है, तो दोनों का यूनिट जूल क्यों है? अलग अलग यूनिट क्यों नहीं है? तो सोचा नहीं था मैंने कभी इसके बारे में। तो मैंने ऐसे ही मैं सोचा उसी टाइम पे, मैंने बोला कि सर अगर वर्क नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी तो वर्क कैसे करेंगे? तो दोनों तो सिमिलर चीज़ें हैं, इस वजह से जूल होगा। तो सर ने कहा ऐसा ही, अब सर ने अपने अंदाज में उसको बोले। सर ने कहा कि ना बेसिकली क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो फ्यूचर है, वर्क इज़ डन, वर्क डन बोलते हैं ना हम लोग, तो वर्क डन पास्ट है। मतलब एनर्जी होगी तब वर्क होगा, समझे? मतलब दोनों बेसिकली सेम चीज़ हैं। तो उस टाइम पे सर ने मेरे को ऐसा समझा दिया, तो मुझे तो ये कुछ समझ में आया। जब मैं पढ़ाने पे आया तो उसको पढ़ते मैंने एक डेफिनेशन बनाया। अब मैं अपना डेफिनेशन तुमको बताता हूँ, कोई किताब में नहीं मिलेगा। वर्क इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेकर जाना है, तो उसका जो प्रोसेस है उसको वर्क बोलते हैं। तो वर्क बस एक प्रोसेस है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जाना है, तो क्या कर दो? वर्क कर दो। वर्क होकर के वो क्या करेगा? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, मेरे हाथ पे ऐसे रखा हुआ है, इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी अभी आपके हिसाब से? पोटेंशियल एनर्जी। इसको मुझे काइनेटिक में कन्वर्ट करना है, कैसे करूँगा? हाँ, धक्का दूंगा, मतलब फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करूँगा, तो अब देखो चलने लग गया, मतलब काइनेटिक। तो मैंने इसको पोटेंशियल से काइनेटिक में कैसे कन्वर्ट किया? वर्क के थ्रू। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क के थ्रू।
तो वर्क क्या है? वर्क इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, समझे? ठीक है ना। तो जैसे आपके घर में एक टाकी है, ऊपर टाकी होती है, टाकी होती है, नीचे क्या होता है? वॉश बेसिन, उसके नीचे क्या होता है? वो डग होता है या जो भी गटर होता है हमारा, चेम्बर, ठीक है। हाँ चलो, तो हमारा क्या होता है, कल भी 12th वालों को बता रहा था मैं, चेम्बर का मतलब गटर नहीं होता है, चेम्बर का मतलब होता है कंटेनर, चेम्बर का मतलब क्या होता है? कंटेनर, ठीक है ना। तो जहाँ पर पानी स्टोर होता है या नीचे जाता है पानी, ठीक है। चलो अभी तो अब क्या, ये आपका एनर्जी का एक फॉर्म है। आप नल खोलते हो, वो पानी साफ है, आप नल खोलते हो, हाथ धोते हो, वो पानी क्या हो जाता है? अब गंदा हो गया, उसके अंदर डर्ट मिक्स हो गया, तो डर्ट हो गया, उसके बाद वो दूसरे फॉर्म में चला गया। तो ये जो नल है ना, ये वर्क है, और ये जो है ना टाकी का पानी, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो नीचे चेम्बर में जा रहा है ना पानी, वो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब कुछ समझा? तो वर्क इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये प्रोसेस है जिसमें एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वर्क इज दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। बात समझ आई? ठीक है ना। मैं सर से ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे क्या ना, मुझे बच्चों को बस दिमाग में बैठाने के लिए, मुझे पता है कि कैसा दिमाग में बैठेगा तुम्हारे, मुझे ये समझ में आता है कि बच्चे के दिमाग में बैठाना कैसे। तो वर्क का डेफिनेशन ये बता दो, फिर वो कभी कंफ्यूज नहीं होता कि अच्छा ये होता है क्या वर्क, ऐसा होता है वर्क। बुक में कभी तुमको नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली या तो परफॉर्म करके या तो अपने एक्सपीरियंस से समझ में आएंगी। बुक में कभी नहीं मिलेगा वर्क और एनर्जी का डिफरेंस, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, तो वर्क क्या होता है एक्चुअली? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्क कहते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है हमें नहीं पता, हम नहीं जानते इसके बारे में। मतलब क्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं फिज़िक्स में जो हम लोगों को नहीं पता। जैसे टाइम क्या है, हमको नहीं पता, हम तो बोल देते हैं 10 बज रहा है, 5 बज रहा है बोल देते हैं। तो बेसिकली हम बताते हैं सूरज के हिसाब से कि सूरज यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, उसके हिसाब से बताते हैं। एक्चुअली टाइम क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या होता है टाइम, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। टाइम का डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि 2 इंटरवल्स के बीच में जो अरसा गुजर गया हम उसको टाइम बोलते हैं, लेकिन है क्या टाइम, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या था क्या नहीं था, कुछ नहीं पता, नहीं जानते टाइम के बारे में। एनर्जी क्या है, हमको नहीं पता एनर्जी क्या है। हमको सिर्फ इतना पता है कि पूरी दुनिया में एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन एनर्जी है क्या हमको नहीं पता, हम नहीं जानते एनर्जी के बारे में। जैसे आपको भौरा घुमाना होता है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं जानते। आपको भौरा घुमाना होता है तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर रस्सी बांधते हो और सब फेंक देते हो उसको, तो भौरा घूमने लगता है। तो अर्थ भी तो एक बहुत बड़ा भौरा है, वो भी तो घूम रहा है, किसने घुमाया उसको, हमको नहीं पता है। कुछ कुछ हमारे पास कयास है, मतलब हम लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, वो रोटेट कर रहा है। क्यों रोटेट कर रहा है? पहले अर्थ रुका हुआ होगा, फिर कोई एस्टेरॉइड आकर के उसको ऐसे ऐसे धक्का मार के गया होगा और इस वजह से वो रोटेट करना शुरू हुआ होगा, ऐसा सोचते हैं हम लोग, लेकिन हमको एग्जैक्टली नहीं पता। हमको इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं पता। हमारी आंखें सारी चीज़ें देख लेती हैं क्या? सब दिखता है अपने को? नहीं, अपने को कुछ नहीं दिखता है, बहुत छोटी रेंज दिखती है। वाईफाई के सिग्नल होते कि नहीं होते? होते। दिखते तुमको? नहीं, तो होते तो है। हाँ, बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? हमको बहुत छोटी रेंज नज़र आती है, सिर्फ विजिबल रेंज बोलते हैं उसको। हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं नज़र आती। अगर हम लोग सारी चीज़ें देख लेते तो हमारा टेस्ट नहीं रहता। हम फिर शैतान जिन्नात सबको देख लेते। हमारा तो बिलीफ है ना हमारा, तो हम सबको देख लेते, लेकिन ये हमारा टेस्ट नहीं रहता अगर हम लोग सबको देख लेते तो। बात समझ आए? हमको बहुत कम रेंज नज़र आती है, हम सब कुछ नहीं देख पाते हैं, समझे? ठीक है ना। चलो, तो ये चीज़ हो गई। वर्क आपको समझाया मैंने, एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी टू वर्क। बुक का डेफिनेशन ये है। एनर्जी एग्जैक्टली क्या है हमको नहीं पता। ये पता है कि एनर्जी होगी तभी वर्क कर पाएंगे, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। चलो, ये समझ में आता है। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, लाइट एनर्जी और आपका साउंड एनर्जी, फिर आपका हीट एनर्जी और आपका न्यूक्लियर एनर्जी, फिर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर आपका मैकेनिकल मतलब पोटेंशियल काइनेटिक दोनों। तो लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे कई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। तो ये सब क्या है? अपना फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। चलो, ये भी अपने को क्लियर हो गया। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब एक और चीज़ को आप समझेंगे कि अगर मैं क्या करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना,
अभी भी सिर्फ अधूरी बात बता रहा हूँ क्योंकि आपका भी लेवल नहीं उसको समझने का। ये अगर अपने पास अर्थ है, अर्थ पे कोई मास रखा हुआ है m, इसको आप उठा करके यहाँ तक लेके जाते हो, उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी? अच्छा ये पता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी? अच्छा तो क्या होगा अगर आपके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? क्यों? हम लोग 4 वाला चढ़ गए ना। 4 माइल चढ़ गए तो क्या हुआ? तो आप नहीं, हाइट बढ़ना एग्जैक्टली क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ। आपने क्या किया, आप पे नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ आपको नीचे खींच रहा है, यहाँ गड्ढा कर दूंगा तो कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे। हाँ नीचे जाओगे, तो अर्थ आपको नीचे खींच रहा है। अर्थ अगर आपको नीचे खींच रहा है तो आप उसके फोर्स के अगेंस्ट काम करके क्या किए? ऊपर आए हो। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो आपके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आई? तो आप सबके पास, मेरे पास भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना। चलो भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से उसको h हाइट तक अगर मैं लेकर के गया तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? तो अभी फिलहाल इतना याद रखना, mgh। कितना स्टोर होगा? mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो ये हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। चलो भाई, ये भी समझ में आता है। इसके बाद एनर्जी भी थोड़ा बहुत बता दिया आपको मैंने। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। पावर क्या होता है ये बताओ? पावर क्या चीज़ है? बोलो, पावर क्या है? फॉर्मूला। अच्छा, वर्क डन और पावर में कोई डिफरेंस है क्या? वर्क डन और पावर में कोई डिफरेंस है? वर्क डन के लिए पावर चाहिए। वर्क डन के लिए पावर चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। वर्क डन के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी और पावर सेम है। अच्छा पहले इसको कॉपी करो, मैं पावर समझाता हूँ। देखिए, तो ये तो अपने को क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट पार्ट। पावर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करो। पावर में एक फैक्टर टाइम का भी आ जाता है। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। जैसे एक पहाड़ किसी को चढ़ना है, ठीक है ना, तो अब क्या होता है यहाँ पर पहाड़ चढ़ने का, मैं भागता हूँ यहाँ से, तो मैं आज पहुँच जाता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। कितने में? 1 मिनट में। अरीब जाता है, अरीब लगाता है 1 घंटा। कितना लगाता है? ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या होता है? यहाँ से यहाँ जाने में हमारा ये पहाड़ चढ़ना है, तो मैं चढ़ गया 1 मिनट में। 1 मिनट में पावर, ये क्या कर दिया? पहाड़ चढ़ गया। अच्छा, दोनों ने वर्क सेम किया कि अलग अलग किया? वर्क तो सेम किया, सेम पॉइंट है, सेम ये इनिशियल सेम पॉइंट है, फाइनल सेम पॉइंट है, सेम वर्क है, तो दोनों का वर्क सेम है। लेकिन हम दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है? मैं। क्यों बताओ? क्योंकि जिसका टाइमिंग कम होगा उसका पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मेरा टाइमिंग कम है, बात समझ आई, तो मेरा पावर क्या है? ज़्यादा। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। वही गाड़ी बहुत पावरफुल है, कैसे? कम टाइम में ज़्यादा स्पीड में हो जाए, कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर ले। अब समझ आओ। तो बेसिकली पावर में टाइम का भी फैक्टर आता है। पावर में क्या आता है? टाइम का भी फैक्टर आता है। मतलब देखेंगे आप कि वर्क तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ कितने टाइम में हो रहा है। जब आप वर्क देखते हैं तो आप उसमें टाइम नहीं देखते। जब आप सिर्फ वर्क लिखते हैं, ना, वर्क कैसे लिखते हो? वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस इंटू क्या होगा? कॉस थीटा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो आप करते हो इसमें आप टाइम नहीं देखते, आप देखते हैं वर्क हुआ कि नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ कम हुआ, ये देखते हैं। कितने टाइम में हुआ ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर अपने को क्या करना है, जैसे किसी को आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काम करते हैं, कई सारे वर्कर्स होते हैं, तो जो काम 1 दिन का है वही काम वो 5 दिन में करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग को? पावरफुल है कि कम पावरफुल है? कम पावरफुल है। क्यों? टाइम ज़्यादा ले लिया। बात समझ आ रही है? तो टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समझ आ रही बात? तो जब मशीन बनाते हैं तो हम लोग यही देखते हैं उसका पावर कितना है। बात समझ आई? कितने टाइम में कितना काम करके देता है भाई, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन जनरल डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर का और एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। आप ऐसे घुसा मार रहे हो तो अब क्या करते हो? आपने लगाया फोर्स और उसके बाद कुछ वेलोसिटी है। समझे क्या बोल रहा हूँ? तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जितना ज़्यादा फोर्स और वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? पावर होगा। जितना कम फोर्स और वेलोसिटी होगा उतना कम क्या होगा? पावर होगा। अब समझे? ठीक है ना। चलो भाई, तो ये आपको मैंने समझाया कि ये होता है पावर। अब इसको कॉपी कर लो। पावर का यूनिट क्या होता है बता दो पहले।
वॉट होता है या फिर उसको हॉर्स पावर भी कहते हैं। वॉट और हॉर्स पावर दोनों यूनिट है इसका, हॉर्स पावर भी यूनिट होता है, ठीक है। चलो हॉर्स पावर क्यों, क्योंकि पहले एक राजा था, उसने वो क्या करता था, पावर को हॉर्स पावर में कैलकुलेट करता था। हॉर्स पावर मतलब कितने घोड़े लगेंगे इतना काम करने के लिए, इतने घोड़ों का पावर, तो वही है हॉर्स पावर। अब समझे, तो वो यूनिट में इसको कैलकुलेट किया जाता था, ऐसा है। हाँ, कार्स का बेसिकली वो क्या करते हैं, वो कार का पावर बताते हैं। वो पावर किस में बताते हैं, वॉट में नहीं बताते, वो हॉर्स पावर, वो अब तक वो प्रथा अब तक चल रही है हमारे यहाँ, समझे, हॉर्स पावर में बताने का उसको।